नमस्कार। स्वागत है रंगरेजी में रचना यदुवंशी के साथ। इस बार बहुत ज़्यादा अंतराल हो गया, बहुत ज़्यादा, मतलब पूरा 1 महीना मैं आपके समक्ष नहीं आई हूँ, आपसे रूबरू नहीं हुई हूँ। एक्चुअली मैं 2 इम्तिहान दे रही हूँ। वैसे तो ज़िंदगी के इम्तिहान चलते ही रहते हैं। 2 बड़ी परीक्षाएँ, बोर्ड की, 12th की, 10th की और भी बहुत सारी चीज़ें साथ में चल रही हैं। इसलिए लेखन थोड़ा बैक बर्नर पे चला गया इस वजह से। लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा अंदर से बेचैनी थी कि मैं कब लिख पाऊँ अपनी कहानी पूरी कर पाऊँ और आपसे मिल पाऊँ। और ऐसा आज के दिन हो गया और आज का दिन मैंने बिल्कुल ठान के रखा था, बिल्कुल सुनिश्चित किया था कि आज तो मैं आपको आप देख रहे होंगे पीछे शाम हो चुकी है, लेकिन मैंने चूँकि ठान लिया था कि आपसे मिलना ही है, आपको सुनाना ही है, तो मैं हाज़िर हूँ। आज मैं जो आपको सुनाने वाली हूँ वो बहुत रोचक और अच्छी और सच्ची कहानी है। जैसा कि राइटर्स फ़ील होता है कि लिखते वक्त जैसा लग जाता है तो पता लगता है कि श्रोताओं को भी पसंद आएगी। तो चूँकि कहानी थोड़ी लंबी है इसलिए, और मैंने बिल्कुल भी कोई क्रमशः वाला इसमें नहीं रखा है आप लोगों को उलझाने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ कि इस बार ही कहानी पूरी करनी है, सुनानी है। तो पहले कहानी पे बात कर लेते हैं। कहानी सुना देती हूँ मैं आपको। बिल्कुल ताज़ा तरीन है, कहीं आपने लिखी हुई नहीं पढ़ी होगी, मतलब मेरे किसी और फोरम पे। और पहली कहानी सुन लेते हैं, फिर उसके बाद यदि समय बचेगा, क्योंकि मुझे आपकी समय का भी पूरा अंदाज़ा मैं रखना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय मैं नहीं लेना चाहती। काम की बात और अच्छी बात और कहानी की बात करके अगर समय बचेगा तो हम आपसे कुछ बात करेंगे। कहानी का शीर्षक है आम के बाग। आम के बाग। दिव्या, ओ दिव्या, बाबूजी बुला रहे हैं, तुझे जल्दी आ नहीं तो मार खाएगी। दिव्या यानी देवी की बड़ी बहन लक्ष्मी उर्फ लच्छो उसे बुलाने, लक्ष्मी जो थी उसको लच्छो कहा जाता था और देवी को दिव्या कहा जाता था। लच्छो उसे बुलाने आम के बाग में जाती तो देवी यानी दिव्या टप से अपने आंचल में 10-12 कच्ची आम यानी अमियाँ लेकर कूदती और आम के बाग के माली चाचा डंडा लेकर दोनों बहनों के पीछे दौड़ते और साथ में दिव्या को हड़काते जाते कि आज तो पक्का चौधरी साहब यानी दिव्या के पिताजी के पास वो अपने आमों की फरियाद लेकर पहुंचेंगे और अपनी आंखों के सामने दिव्या और लच्छू की पिटाई होते हुए देखेंगे। पर ना कभी दिव्या लच्छो हाथ आई और ना कभी माली चाचा चौधरी साहब के सामने टूटे आमों और झुके पेड़ों के सबूत पेश कर पाए। चौधरी साहब अपने गांव के बहुत रसूखदार शख्सियत थे, जिनका पूरे इलाके में बहुत अदब के साथ नाम लिया जाता था। घर में चौधरी साहब एक कड़क पति और अनुशासन प्रिय पिता थे। एक पुत्र और 2 बेटियों के साथ चौधरी साहब का भरा पूरा परिवार था, जिसमें बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर खासा जोर था। चौधरी साहब की खुद की पत्नी रमा बहुत कम पढ़ी थी, जिसका अक्सर चौधरी साहब मलाल प्रदर्शन करने से नहीं चूकते थे। लक्ष्मी और देवी अपने बड़े भाई विष्णु के साथ ही स्कूल जाती थीं, लेकिन केवल विष्णु और लक्ष्मी पढ़ रहे थे और देवी यानी दिव्या पिता के उस सपने में पलीता लगा रही थी, जो उन्होंने कुछ इस तरह देखा था कि पूरे गांव में केवल चौधरी साहब के 3 बच्चे हैं जो शहर जाकर बड़े कॉलेजों में पढ़कर आए हैं। चौधरी साहब फिर से सुन लीजिए कि केवल विष्णु और लक्ष्मी पढ़ रहे थे और देवी यानी दिव्या पिता के उस सपने में पलीता लगा रही थी, जो उन्होंने कुछ इस तरह देखा था कि पूरे गांव में केवल चौधरी साहब के 3 बच्चे हैं जो शहर जाकर बड़े कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़कर आए हैं। यदि माता पिता की योजना अनुसार ही बच्चों का भविष्य निर्माण होना हो तो पूरी धरती पर हर बच्चा सर्वगुण संपन्न और सर्वश्रेष्ठ हो। लेकिन यहीं पर नियति और भाग्य जैसे शब्द अपनी महत्ता साबित करने के लिए जैसे आतुर हो जाते हैं। देवी का मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता था और किताबें और स्कूल उन्हें जी का जंजाल लगता था। हर दिन विष्णु, लक्ष्मी और देवी एक साथ स्कूल के निकलते ज़रूर थे, लेकिन पहुंचते केवल 2 ही थे। दिव्या माँ की नज़रों से ओझल होते ही बस्ते की बेल्ट सिर में फंसाकर जो बाग या दूसरे मैदानों में दौड़ लगाती, तो पीछे से विष्णु और लक्ष्मी बस आवाज़ लगाते रह जाते। चौधरी साहब की मार का खौफ दोनों भाई बहनों का मुंह बंद ही रख पाता था, जिससे दिव्या के स्कूल की गैरहाजिरी के दिन पढ़ते ही जाते थे। समय की रेत तेजी से फिसल रही थी और चौधरी साहब के तीनों बच्चे अपने जीवन के कच्चे पड़ावों पर ही थे। देवी का स्कूल से भागना अब शिक्षकों की
देवी का स्कूल से भागना अब शिक्षकों की नज़र में भी आने लगा था और बात जब इम्तहान के दिनों में भी दिव्या के गायब रहने की पहुंची तो खबर ना तो ये वाली खबर यानी इम्तहान के दिनों में भी देवी गायब थी, ये खबर ना तो विष्णु दबा पाए, ना लक्ष्मी और ना ही उन तीनों की माँ। स्कूल के हेडमास्टर साहब बरामदे में चौधरी साहब के सामने वाली कुर्सी पर बैठे थे और चौधरी साहब के हुक्के की तेज गड़गड़ाहट बता रही थी कि सिर से पानी पार हो रहा था। तभी गजब की मिस टाइमिंग हुई और दिव्या की शिकायत लेकर एक माली आ पहुंचा। चौधरी साहब, आपकी बिटिया देवी हमारे बाग से आम चुराकर भागती हैं रोज और पकड़ाई भी नहीं दे रही हैं। आज तो उन्होंने बहुत सारे पेड़ तोड़ दिए और बहुत सारी अमियां लेके आई हैं। चौधरी साहब की आग में घी पड़ गया था और उनकी पत्नी के सिर पर घड़ों पानी। स्वर को संयत करते हुए चौधरी साहब ने प्राचार्य जी को इस आश्वासन के साथ विदा किया कि वो जल्दी ही देवी को सही राह पर लाएंगे। वहीं गिड़गिड़ा रहे माली की मुट्ठी में उन्होंने 500 रुपए दबा दिए और उसे जाने का इशारा किया। उस दिन देर शाम तक चौधरी साहब घर के दालान में ही बैठे रहे और देवी का इंतजार करते रहे। शाम के धुंधलके में जब दिव्या अपनी गोद में एक छोटा काला मेमना दबाए घुसी तो बाबूजी को सामने देख दिल धक से कर गया था उसका। ऐसा अमूमन होता नहीं था। बाबूजी देर रात ही घर आते थे और उनके आने से पहले दिव्या घर में हाजिर हो जाती थी। कोई भी किताब हाथ में लिए दिव्या उन्हें घर के आंगन में ही नजर आती थी, वो भी पढ़ती हुई। पर आज तो गजब ही हो गया था। बाबूजी को देखते ही दिव्या के हाथ पांव फूल गए और एक छोटा मेमना जो वो पकड़ के लाई थी उसकी गोद से छिटक कर ऐसे भागा मानो उसने भी बाबूजी की भाव भंगिमाओं को ताड़ लिया हो। बाबूजी ने जोर से कहा, रमा, कल सुबह तैयारी रखना, देवी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। पूरे घर में सन्नाटा दौड़ गया था और दिव्या पर तो जैसे वज्रपात हुआ था। उस समय के बाप और बच्चों के बीच एक ऐसा रिश्ता होता था, यानी नो अपील, नो दलील, नो वकील वाला। माँ दूसरी व्यक्ति थी जो पिता के इस फैसले से सबसे ज्यादा आहत हुई थी, लेकिन चौधरी साहब ने रमा के कम पढ़े लिखे होने के इतने ताने दिए थे कि उनका बचा खुचा आत्मविश्वास भी उनकी रोज की बाल्टी के साथ कुएं में जा गिरा था। रमा रो रो कर हलकान थी और साथ में माँ, विष्णु और लक्ष्मी भी। इतनी बचकानी हरकत की इतनी बड़ी सजा सुनाई जाएगी इसका किसी को भान नहीं था और इसीलिए सभी लोग स्तब्ध रह गए थे। अगली सुबह गांव के ठाकुर साहब का, दूसरे गांव के ठाकुर साहब का पूरा परिवार अपने विवाह योग्य लड़के राम रतन सिंह के साथ उपस्थित हुआ। विवाह पक्की करने की सारी रस्में बहुत ही शांत माहौल में निभाई गईं। किसी ने यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि कन्या इतनी उदास क्यों है। राम रतन सिंह शायद दिव्या जितना ही पढ़े थे या उससे भी कम। पिता चौधरी साहब ने बेटी की उच्च श्रृंखलता को ऐसा बेड़ियों से बांधा था कि अब पेड़, आम, मेमने, कंचे, दौड़, खुला आसमान सब तह बनाकर दिव्या को मायके में रख करके जाना था। और ऐसा ही हुआ। ससुराल में 2 गुना बड़ा परिवार दिव्या को मिला और पति के रूप में कम पढ़े लिखे राम रतन सिंह जो व्यवहारिक बुद्धि में भी कमतर ही थे। देवी के जीवन ने ऐसा यू टर्न लिया था कि जैसे विधाता ने उसकी जिंदगी की किताब के आधे पृष्ठ सोने से लिखे थे और बाकी के आधे कोयले से। तथाकथित रईस परिवार की बहू देवी को बाहर से देवी बहू जी के रूप में जानने वाले लोग यह नहीं जानते थे कि घर में देवी का निम्न स्थान था। 6 भाई बहनों में सबसे छोटे राम रतन सिंह अपनी नादानियों और उनकी अम्मा के लाड़ में बिना पढ़े लिखे रह गए थे। बाकी के 3 भाई अफसर, व्यापारी और शिक्षक के रूप में खानदान का नाम रोशन कर रहे थे और दोनों बहनें अच्छे संभ्रांत परिवारों में विवाहिता थीं। राम रतन चूंकि लगभग अनपढ़ थे तो उनकी परिवार में वही स्थिति थी जो एक नाकारा समझे जाने वाले पुरुष की होती है। देवी को जो राम मिले थे उनमें लंका जीतने का कोई कौशल नहीं था। एक समय वह भी आया कि राम रतन सिंह का परिवार माता पिता के दिवंगत हो जाने के बाद अलग अलग हो गया और तब दिव्या यानी देवी की असली परीक्षा शुरू हुई। 5 बच्चों और राम रतन सिंह की जिम्मेदारी अब लगभग उसी के कंधों पर थी। हिस्से में आई 19 बीघा जमीन को देवी ने अपने बलबूते पर लहलहा के रख दिया था। अपनी अनपढ़ता की सजा भुगत रही देवी ने बच्चों को हरे नीम की संटी से साध कर कॉलेज और यूनिवर्सिटी का द्वार दिखाया था।
रोकर विदा हुई देवी कभी पलटकर अपने मायके नहीं गई और मन में एक मौन संकल्प लिया था उन्होंने कि पिता का चेहरा कभी नहीं देखेंगी। घर, खेत, बच्चे और पति को देवी ने जिस कुशलता से साधा था, उसकी अब दूर दूर तक प्रशंसा भी होने लगी थी। केवल बचपन को रेशम सा जीने वाली देवी के लिए बाकी का पूरा जीवन भीष्म शैया सा रहा। किंतु हार न मानने वाली देवी ने भी पूरा लोहा लिया और 2 लड़कों को अफसर बनाया और 3 उच्च शिक्षित बेटियों की धनाढ्य परिवारों में शादी की। पिता की विचित्र बेरुखी और पति की अकर्मण्यता को पूरे सम्मान से निभाया देवी ने। और देवी का जीवन केवल उसे न जानने वालों के लिए औसत था, लेकिन उन्हें जानने वाले लोगों ने उसे सच में देवी माना, जिसने हर हाल में जीवन को अपनी तरीके से जिया। जीवन की एक पाली में सुख और आनंद को जीने वाली देवी यानी दिव्या ने जीवन की दूसरी पाली में मिले कांटों से न केवल मुकुट बनाया बल्कि धारण भी किया। बच्चों को आत्मनिर्भर बना देवी ने कभी पलटकर उनसे कोई उम्मीद नहीं पाली, बल्कि अपने दम पर बढ़ाए गए खेत और बागों को व्यावसायिक रूप दिया और अंतिम समय तक उससे होने वाली आमदनी से नाती पोतों और बहुओं को वो स्वयं उपहार देती रहीं। बचपन में दूसरे के आम के बागों से चुराने की नियत से फेंटा कसकर चढ़ने वाली दिव्या अब अपने आम के बागों की खुद मालिक थीं और सभी मालियों को उन्होंने सख्त हिदायत दी थी कि किसी बच्चे को आम तोड़ने पर उसके घर पर शिकायत करने कोई माली नहीं जाएगा। हैप्पी विमेंस डे। आज के दिन आपने अखबारों में छपने वाली महिलाओं के किस्से खूब पढ़े होंगे, लेकिन मेरे जहन में यही स्त्री आई जो खामोशी से अपना नाम उनकी ही बेटी द्वारा बनाए गए स्कूल की शिला पट्टिका पर लिखवा के गईं। ऐसी हजारों दास्तानें हमारे आसपास मौजूद हैं। सबको पढ़िए और सबसे सीखिए। कैसी लगी कहानी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस बार बहुत ज़्यादा अंतराल हो गया, आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। ये कहानी फिर से मैं आपको बता दूं कि अच्छी लगी होगी क्योंकि सच्ची है। इसकी पात्र जो हैं वो बहुत समय से मेरे जहन में थी और मैं समय तलाश रही थी। और आप देखिए कि विमेंस डे मुझे सबसे ज़्यादा एप्ट लगा उनके बारे में लिखने के लिए। बहुत सारी बातें मुझे और भी पता है जिनको मैंने शब्दों में यहाँ रखा नहीं है समय की परिधि के नाते, और उनके प्रति मेरे मन में इतनी श्रद्धा और इतना सम्मान है कि देखिए कैसे पिता ने ऐसा कर दिया, लेकिन जो कुछ भी उनके साथ किसी ने भी किया उसको उन्होंने कितनी शालीनता से और कितने भव्य तरीके से और कितनी ग्रेशियस तरीके से निभाया। कैसी लगी कहानी मुझे ज़रूर बताइएगा। आपकी टिप्पणियों का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। और परीक्षाओं के विषय में भी मुझे आपसे कुछ कहना था, लेकिन चूँकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे किशोर अवस्था में हैं और जो लगभग मेरी ही उम्र के हैं या मुझसे छोटे भी हैं मेरे श्रोताओं में, वो इस बात से इत्तेफाक ज़रूर रखेंगे कि पहले की परीक्षाएं और अब की परीक्षाओं में जो अंतर आया है वो मुख्य यह है, तनाव हमको भी होता था, तनाव आज के बच्चों में भी होता है, लेकिन जो एक बड़ा और भारी भरकम शब्द उभर के आया है अब आज के दौर में वो है विषाद, डिप्रेशन। मुझे इससे बहुत बेचैनी होती है। आपने भी बहुत बार सुना होगा कि बच्चे डिप्रेशन में हैं और सुसाइड जैसी मैक्सिमम स्टेप्स यानी बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेप्स भी उठा रहे हैं। तब मुझे लगता है, मैं सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि क्या गलतियाँ हो रही होंगी पेरेंट्स के लेवल से, या क्या कमी है माहौल में, या क्या ऐसा है। मुझे तो ऐसा लगता है, ये मेरी नितांत वैयक्तिक राय है, अगर आप इससे सहमति रखते हैं या असहमति भी रखते हैं तो मुझे ज़रूर तर्कों सहित टिप्पणी में लिखिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि पहले रिसोर्सेज कम थे, संसाधन कम थे और काम करने का जज्बा ज़्यादा था। हम लोगों के टाइम में किताबें, कॉपियाँ इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होती थी। अच्छी किताबें लाइब्रेरी में आती नहीं थी, आती भी थी तो कुछ चतुर बच्चे पहले से ही उसे इशू करा के रख लेते थे। और मतलब बहुत सारी चीज़ें, हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी मारा मारी, और तो उससे जो एक जूझने की प्रवृत्ति हमारी बढ़ती थी, वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा डायमेंशन था।
बहुत सारी चीज़ें हम खुद अपने स्तर पे करते थे, माता पिता को भनक भी नहीं पड़ती थी। आज के दौर में उल्टा हो गया है, संसाधन बहुत ज़्यादा हैं। अभी तो मैं देखती हूँ कि नेट के ज़माने में शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो उत्तर के रूप में, आंसर के रूप में बच्चों को उपलब्ध ना हो। पर डिप्रेशन क्यों हो रहा है? तो मुझे ऐसे लगता है कि अ, बच्चे जो हैं वो मैं बिल्कुल वास्तविक आपको बताऊं, बच्चों का हमारा जो ढीठता का कोशेंट होता था वो काफ़ी बड़ा ऊंचा कर दिया जाता था हमारे माता पिता के द्वारा। सार्वजनिक रूप से हमारी लानत मलानत, हमें डांट डपट चांटा, एक आध छोटा चांटा, ये रोज़ की बात होती थी। और हमने इसको कभी भी मान अपमान के तौर पे ऐसा कोई इशू अपने जीवन में, अपने जहन में, अपने दिमाग में नहीं बनाया। हमने आज के बच्चों को देखा है, अब कभी कभी थोड़ा सा मुझे भी लगता है कि ओवर पैम्परिंग ऑफ किड्स जो है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जो उनका अहम इतना बड़ा हो गया है कि कोई मुझसे कुछ कह ना दे, कोई मेरे प्रति कोई धारणा ना बना ले। तो मुझे मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम उन्हें जूझने दें, उन्हें संघर्ष करने दें और उन्हें बाहर की दुनिया के ताने थपेड़े झेलने दें, तो वो शायद ज़्यादा मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। ये मेरा मानना है। आप इस पे क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। ये पहले बताइएगा कि कहानी कैसी लगी, और परीक्षाओं में आप अपने स्तर पे और बच्चों के स्तर पे क्या अंतर और भेद पाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो सीनियर पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे पढ़ लिख करके और सेटल हो गए हैं और मशवरा देने की जो स्थिति के पेरेंट्स, जो ऑडियंस हैं जो मुझे सुन रहे हैं, वो भी मुझे ज़रूर बताएं कि क्या वो सोचते हैं और क्या फ़र्क आया है। चलती हूँ, बहुत जल्दी मिलूंगी। जी हाँ, बहुत जल्दी मिलूंगी किसी नई कहानी, किसी नए आलेख के साथ। बने रहिए रचना यदुवंशी के साथ रंगरेजी में। नमस्कार, बहुत शुक्रिया।